नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल में जो अपना अंतिम जो स्थलाकृतिक प्रदेश था, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह, उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने भारत के जो 3 स्थलाकृतिक प्रदेश थे उनमें अपन ने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण का जो पठार है उसके बारे में, और तीसरा जो है आपका विशाल मैदान, इन तीनों के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। अब जो अगला जो अपना जो बिंदु आता है, जो स्थलाकृतिक प्रदेश आता है, वो है तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। आज हम जो है तटीय मैदान एवं द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तटीय जो मैदान है, भारत के तटवर्ती समुद्री मैदान के निर्माण में समुद्र की क्रिया एवं नदियों के निक्षेप दोनों का ही योगदान है। इस मैदान को पश्चिमी तटीय मैदान एवं पूर्वी तटीय मैदान में विभाजित किया जाता है। पश्चिम तटीय मैदान, इस मैदान का विस्तार सूरत से लेकर कन्याकुमारी तक है। इस मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। गुजरात का मैदान, गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र इसमें आता है। दूसरा आपका कोंकण, इसमें दमन से लेकर गोवा के बीच का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। कन्नड़, गोवा से लेकर मंगलोर का बीच का जो क्षेत्र है वो कन्नड़ तट के अंदर आता है। और चौथा जो आता है आपका मालाबार तट, ये कहलाता है मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी के बीच का भाग। पश्चिमी तटीय मैदान की अधिकतम चौड़ाई गुजरात में पाई जाती है। इसके अंतर्गत इस मानचित्र में जैसा कि आपको ये दिखा रखा है लाल कलर में, पश्चिम तटीय जो मैदान है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। भारत के जो समुद्री तट के किनारे किनारे पर इनका निर्माण नदियों या समुद्र की जो क्रिया है उनके द्वारा यहाँ पर इनका निर्माण हुआ। जो नदियाँ सागर के अंदर जैसे अरब सागर में गिरती है या फिर बंगाल खाड़ी में गिरती है, तो ये सारी नदियाँ क्या होती है, डेल्टा का निर्माण करती है, और इनसे जो है समुद्र तटीय मैदानों का निर्माण हुआ है। तो इसके अंतर्गत जो समुद्र तटीय जो मैदान है उसको मुख्य रूप से हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला आपका आता है पश्चिमी तटीय समुद्र तटीय मैदान, दूसरा आता है आपका पूर्वी समुद्र तटीय मैदान। पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान को जो है मुख्य रूप से 4 भागों में जो है बांटा गया है। उनका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। सबसे पहले आपका जो है गुजरात का मैदान, जो आपका सौराष्ट्र तट भी कहलाता है। ये क्षेत्र जो है आपका यहाँ से लेकर ये जो क्षेत्र है यहाँ तक का वो कहलाता है आपका सौराष्ट्र तट या गुजरात का मैदान, जो गुजरात के अंतर्गत फैला हुआ है। दूसरा है आपका कोंकण, दमन से लेकर गोवा के बीच का क्षेत्र, दमन द्वीप जो आपके द्वीप समूह है, उससे लेकर गोवा के बीच का जो क्षेत्र है वो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। ये क्षेत्र आपका यहाँ से लेकर यहाँ दमन से लेकर गोवा के बीच का जो क्षेत्र है वो आपका दूसरे जो भाग है कहलाता है, वो है कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो क्षेत्र आता है वो आता है आपका कन्नड़ तट। कन्नड़ तट के अंतर्गत गोवा से लेकर मंगलोर के बीच का, गोवा आपका राज्य है, वहाँ से लेकर जो है आपके मंगलोर तक का जो क्षेत्र है, ये यहाँ से गोवा से लेकर ये मंगलोर तट का जो तट है वो कहलाता है आपका कन्नड़ तट, क्योंकि यहाँ पर जो है कर्नाटक जो है अरब सागर के साथ सीमा बनाता है राज्य। उसके बाद में लास्ट आता है आपका मंगलोर से लेकर जो कन्याकुमारी तक का जो भाग है वो कहलाता है आपका मालाबार तट। तो इस प्रकार से जो पश्चिम तटीय भाग है उसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। इन 4 भागों के अंतर्गत पहला, जैसे इस मानचित्र में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपका गुजरात का मैदान, जो आपका यहाँ से लेकर ये जो क्षेत्र है दमन दीव तक। उसके बाद में दूसरा क्षेत्र आता है दमन दीव, ये कहलाता है गुजरात का मैदान या सौराष्ट्र तट। दूसरा कहलाता है कन्नड़ तट, कोंकण तट। कोंकण तट आपका गुजरात से लेकर जो है आपके दमन से लेकर जो है आपका गोवा तक का जो भाग है वो कहलाता है आपका कोंकण तट। और तीसरा जो भाग है वो भाग कहलाता है आपका कन्नड़ तट। ये गोवा से लेकर मंगलोर तक का जो भाग है वो कहलाता है कन्नड़ तट। और लास्ट जो बचता है वो कहलाता है मालाबार तट। अब ये जो कन्याकुमारी तक का जो भाग है, मंगलोर से लेकर, मंगलोर कर्नाटक का एक बंदरगाह है, वहाँ से लेकर जो है यहाँ कन्याकुमारी तक का जो भाग है वो जो है आपका मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो है पश्चिम तटीय जो मैदान है उसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। उसके बाद में नर्मदा और ताप्ती के मुहाने के निकट इसकी अधिकतम चौड़ाई 80 किलोमीटर है। तो नर्मदा और जो ताप्ती है उसके मुहाने के ऊपर ये जो तट है उसकी सर्वाधिक चौड़ाई पाई जाती है, जो 80 किलोमीटर है। जैसे कि पहले मैंने बताया आपको कि इसका सर्वाधिक जो चौड़ाई है, जो पश्चिम तटीय मैदान है उनकी सर्वाधिक चौड़ाई गुजरात के अंतर्गत पाई जाती है। तो नर्मदा और ताप्ती की जो घाटियाँ हैं वहाँ पर इसकी सर्वाधिक चौड़ाई पाई जाती है।
कन्नड़ तटीय मैदान सर्वाधिक सकड़ा है, जो आपका गोवा से लेकर मंगलोर तक का जो बीच का जो भाग है वो सबसे अधिक सकड़ा है। मालाबार तट पर लेगुनों की अधिकता है। मालाबार तट जो आपका मंगलोर से लेकर जो है कन्याकुमारी तक का जो भाग है उसमें आपकी बहुत सारी मात्रा में जो है अत्यधिक मात्रा में लेगुन पाई जाती है। लेगुन या कयाल जो है समुद्र तटीय क्षेत्रों में जो लगातार मिट्टी के निक्षेप के द्वारा जो है छोटी छोटी झीलों का निर्माण हो जाता है, उन्हें लेगून या कयाल के नाम से जाना जाता है। तो लेगून एवं कयाल जो जिले हैं वो मालाबार तट के ऊपर जिसके अंतर्गत केरल की जो वेबनाथ जो झील है वो सबसे बड़ी झील मानी जाती है, जो लेगून झील का उदाहरण है। इसी प्रकार से उड़ीसा के अंदर जो चिल्का झील है वो भी एक लेगून झील का ही उदाहरण है। तो इस प्रकार से इस जो तट है मालाबार तट उसके ऊपर लेगून झीलों की अधिकता पाई जाती है। इस मैदान की नदियाँ छोटी एवं तीव्रगामी है। मलबों की कमी के कारण इस मैदान का विस्तार काफ़ी कम हुआ है। तो इसका ये जो मैदान है पश्चिम तटीय मैदान उसकी नदियाँ काफ़ी छोटी है, जैसे कि पश्चिम तट क्योंकि पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग से निकलने वाली नदियाँ ही अरब सागर में गिरती है। केवल अपन नर्मदा और ताप्ती को छोड़ दें तो बाकी सब नदियाँ जो है पश्चिमी घाट से ही निकलकर ही अरब सागर में गिर जाती है। तो इनकी लंबाई क्या होती है, काफ़ी कम है, जबकि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ काफ़ी मध्यवर्ती भाग से जो है निकलती है और फिर जो है अरब सागर में गिरती है। तो इस प्रकार से क्योंकि नदियाँ छोटी छोटी और तीव्रगामी है, तो तीव्रगामी होने के कारण अपने मार्ग में जो भी अवसाद मलबा होता है, निक्षेप होता है, उसको वो काट कर समुद्र के अंदर लेकर चले जाती है। तो इस कारण से वहाँ पर इन मैदानों का निर्माण कम हुआ है या इनकी चौड़ाई कम पाई जाती है। पश्चिम तटीय मैदान की नदियाँ जो है ज्वार नदबुक का निर्माण करती है। ज्वार नदबुक का मतलब होता है एस्चुरी का निर्माण करती है। बाकी जो नदियाँ होती है वो डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि यहाँ पर जो नदियाँ हैं पश्चिमी तट की जो मैदान की नदियाँ चूँकि तीव्रगामी है और पश्चिमी तट खड़ा का गार है, तो खड़ा का होने के कारण यहाँ पर जो है वो डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करती है या ज्वार नदबुक का निर्माण करती है, जो डायरेक्टली वो समुद्र के अंदर मिल जाती है या समुद्र में गिर जाती है। महाद्वीपीय मंगल तट की चौड़ाई पूर्वी तट की अपेक्षा यहाँ अधिक है। जो महाद्वीपीय मंगल तट है, महाद्वीपीय मंगल तट की बात करें तो जो भाग समुद्री जो तट है उसे लेकर कम गहराई का भाग जो होता है समुद्र का, जो जहाँ पर जल का विस्तार पाया जाता है वो कहलाता है महाद्वीपीय मंगल तट, जो महासागरिक समुद्र के अंदर डूबा हुआ रहता है। तो महासागरीय जो मंगल तट है यहाँ का ये जो तट है वो इसकी चौड़ाई पूर्वी तट की अपेक्षा यहाँ अधिक है। विशेष रूप से यह काठियावाड़, गुजरात व कोंकण तट के समीप अधिक चौड़े हैं। काठियावाड़, गुजरात और कोंकण तट के समीप ये जो मैदान है वो अधिक चौड़े हैं। गोवा से केरल तक इनकी चौड़ाई जो होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। इसका मतलब यह है पश्चिम तटीय मैदान की जो है उत्तरी भाग के अंदर चौड़ाई अधिक है और जबकि दक्षिणी भाग की ओर जाने पर धीरे धीरे इनकी जो है चौड़ाई कम होती जाती है। अब उसके बाद में पश्चिम तटीय मैदान में नारियल, चावल, सुपारी, केला एवं गर्म मसालों की कृषि विशेष रूप से की जाती है, जो कि केरल, कर्नाटक की जो राज्य हैं जो पश्चिमी घाट के उपस्थित है, तो वहाँ पर ये जो इस प्रकार की जो फसलें हैं जिनमें नारियल, क्योंकि नारियल के लिए समुद्री जो खारा पानी है उसकी आवश्यकता होती है, तो इसलिए क्योंकि वो जो पेड़ है उसी में ज़्यादा अनुकूलित हो पाता है, तो इसलिए वहाँ पर नारियल, चावल, सुपारी, चावल के लिए बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, तो क्योंकि यहाँ पर पानी की उपलब्धता भी रहती है और डेल्टाई भाग है, तो डेल्टाई भाग के कारण कह सकते हैं यहाँ पर डेल्टाई भाग तो नहीं होते हैं, परंतु चावल के लिए बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, तो पानी के कारण यहाँ पर चावल की अच्छी खेती होती है। सुपारी, केला और गरम मसाले की खेती विशेष रूप से यहाँ पर की जाती है। अब बात करते हैं हम पूर्वी तटीय मैदान की। पूर्वी तटीय मैदान जो है आपका पश्चिम बंगाल, कोलकाता से लेकर जो है आपका कन्याकुमारी तक का जो भाग है वो कहलाता है पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। तो पूर्वी तटीय मैदान, यह मैदान स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। स्वर्ण रेखा नदी आपकी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के अंदर प्रवाहित होती है। इस नदी से लेकर जो है आपका कन्याकुमारी, तमिलनाडु तक फैला हुआ है। यह मैदान पश्चिम तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा और डेल्टा निर्माण के कारण दक्षिणी भाग में इस मैदान की चौड़ाई अधिक है। तो इस मैदान का जो है पश्चिम तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़े है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो नदियाँ हैं वो अपने डेल्टा का निर्माण करती है और लगातार अवसाद और उनका निक्षेप करती रहती है, जिससे जो है वहाँ पर जो है अधिक चौड़े पूर्वी तटीय मैदानों का निर्माण हुआ है। पूर्वी तटीय इसके अंदर मानचित्र में आपको बता देता हूँ। पूर्वी तटीय जो मैदान है उनमें आपका ये यहाँ पर आपकी स्वर्ण रेखा नदी से लेकर जो है आपका संपूर्ण जो तट है पूर्वी भाग कन्याकुमारी तक का वो कहलाता है पूर्वी तटीय मैदान। इस प्रकार से इसमें इसका उत्तरी भाग उत्तरी सरकार तट कहलाता है, दक्षिणी भाग
जो आपका कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। जो उत्तरी सरकार तट है वो आपका आपका कोलकाता से लेकर जो है आपका गंगा नदी का जो मुहाना है हुगली से लेकर जो है आपका जो गोदावरी और कृष्णा का जो डेल्टाई भाग है वहाँ तक का जो क्षेत्र है वो आपका उत्तरी सरकार तट के नाम से, तथा इसका जो गोदावरी कृष्णा का डेल्टा से लेकर जो है आपका कन्याकुमारी तक का जो भाग है वो आपका जो है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये जो भाग है तटीय भाग है वो आपको पता होना चाहिए। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार अधिक होने एवं कृषि की दृष्टि से अधिक उपयुक्त होने के कारण पश्चिम तट की तुलना में यहाँ अधिक जनसंख्या मिलती है। अब वहाँ पर चौड़ाई अधिक है और चूँकि उपजाऊ मैदान है, बहुत अधिक मात्रा में खेती के लिए उपयुक्त जमीन है या जलोढ़ मिट्टी है, जिसके कारण से वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व जो है अधिक मिलता है, अधिक जनसंख्या पाई जाती है। इस मैदान को उत्तर से दक्षिण उत्कल, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट में विभाजित किया जा सकता है। इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। इससे कई बार इसको 2 भागों में बांटा जाता है मुख्य रूप से। तो इसको उत्कल, उत्तरी सरकार व कोरोमंडल तट के रूप नाम से इसको विभाजित किया जा सकता है। तमिलनाडु के मैदान को दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। तमिलनाडु में जो पूर्वी तटीय मैदान है उनका विस्तार अधिक है, उससे उसका जो है दक्षिणी भारत का अन्न का भंडार के नाम से भी जाना जाता है। दोनों ही तटों पर निमज्जन एवं उत्थापन का जो है प्रमाण देखने को मिलते हैं। निमज्जन और उमज्जन दोनों के प्रमाण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। निमज्जन और उमज्जन का मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। निमज्जन का मतलब वो जो भूभाग होता है उसका लगातार भूगर्भिक जो हलचलें होती है, जिसके कारण वो भाग, स्थलीय भाग समुद्र में डूब जाता है। तो ये जो क्रिया होती है समुद्र में डूबने की, वो कहलाती है निमज्जन। और कई बार क्या होता है कि समुद्र के अंदर का जो डूबा हुआ भूभाग है वो भूगर्भिक हलचलों के कारण पुनः वापस धरातल का रूप ले लेता है, वापस समुद्र से बाहर निकल आता है, जो पहले कई सालों वर्षों से समुद्र में डूबा हुआ था। तो ये जो क्रिया कहलाती है वह उमज्जन। तो इस प्रकार से दोनों ही जो तट है उसके ऊपर इस प्रकार की निमज्जन और उमज्जन के जो है प्रमाण देखने को मिलते हैं। पश्चिमी तट में मुंबई के निकट निमज्जन व कच्छ के निकट उमज्जन के प्रमाण मिलते हैं। तो पश्चिमी तट जो मुंबई के पास में है उसे वहाँ पर निमज्जन के तथा कच्छ के निकट जो है वहाँ पर उमज्जन के प्रमाण देखने में, मतलब कच्छ का जो भाग है वो पहले समुद्र में डूबा हुआ था, वो वापस धीरे धीरे उसमें उत्थान हुआ है और उत्थान के कारण वो समुद्र से बाहर आ गया और स्थल रूप धारण कर लिया। जबकि निमज्जन मुंबई के निकट जो भाग है वो वहाँ पर लगातार क्या हुआ है, आसपास का जो क्षेत्र है वो लगातार जो है समुद्र के अंदर जो है डूबता गया है, जिसके कारण से जो है वहाँ पर निमज्जन के प्रमाण मिलते हैं कि वो भाग समुद्र के अंदर डूबा है, पहले वो भाग जो है बाहर था। इस प्रकार पूर्वी तट पर पौंडीचेरी के निकट निमज्जन के प्रमाण मिलते हैं। इसी प्रकार से जो है पूर्वी तट के ऊपर पौंडीचेरी आपका तमिलनाडु के अंदर जो है निमज्जन के प्रमाण देखने को मिलते हैं। पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर तट जो है अधिक कटा-फटा है। अब पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट अधिक कटा-फटा इसलिए है क्योंकि पश्चिमी तट पर अनेक छोटी छोटी नदियाँ निकलती है। उन नदियों ने पश्चिमी घाट को, कठोर भूभाग को अत्यधिक काट दिया है, इस कारण से ये बहुत अधिक मात्रा में कटा-फटा है। फलस्वरूप यहाँ प्राकृतिक पोताश्रय पूर्वी तट की तुलना में अधिक है। अब इस कारण से अगर बहुत अधिक मात्रा में जब उसका अपरदन हुआ है, कटा-फटा है, तो इसके कारण जो है प्राकृतिक जो बंदरगाह है, पोताश्रय है, उनका विकास यहाँ पर अधिक हुआ है पश्चिमी तट पर, जबकि पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाहों का विकास कम हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जो तट है वो कटा-फटा नहीं है। जब तट कटा-फटा होता है तो उसके कारण से जो जहाज होते हैं वो समुद्री तट के बहुत पास में आ जाते हैं, जबकि जहाँ पर निक्षेपण होता है या इस प्रकार की क्रिया से कटा-फटा नहीं होता है तो वहाँ पर जो है बंदरगाह का निर्माण में काफ़ी दिक्कतें आती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में मिट्टी का जमाव पाया जाता है। तो इस कारण से वहाँ पर जो है जल की गहराई कम होती है, तो वहाँ पर बंदरगाह का विकास नहीं हो पाता। जबकि जहाँ तट कटा-फटा होता है तो वहाँ जल काफ़ी गहराई तक होता है, तो जहाज जो है वो काफ़ी समुद्र तट तक या बंदरगाह तक जो भाग है वहाँ तक आसानी से पहुँच जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पर पश्चिमी तट के ऊपर जो है प्राकृतिक जो बंदरगाह है उनका विकास अधिक हुआ है। अब अपना जो चूँकि अपन स्थलाकृतिक प्रदेश में जो है चौथा जो भाग था अपना तटीय मैदान या समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह, तो अपन ने समुद्र तटीय जो मैदान है उनके बारे में पढ़ा। अब हम जो है द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। भारत में द्वीपों की कुल संख्या लगभग 247 है। तो भारत में मुख्य रूप से 247 द्वीप पाए जाते हैं, जिनमें से 204 द्वीप जो है आपके
बंगाली खाड़ी में स्थित है, और शेष जो है आपके 43 जो द्वीप हैं वो आपके मन्नार की खाड़ी एवं अरब सागर में पाए जाते हैं और मुख्य रूप से अरब सागर में स्थित है। अरब सागरीय द्वीपों का निर्माण प्रवाल भित्तियों द्वारा हुआ है। और अरब सागर के जो द्वीप है वो प्रवाल से निर्मित है, जैसे लक्षद्वीप, मिनिकॉय, ये जो सारे जो द्वीप है, कवरत्ती, ये सब द्वीपों का निर्माण किससे हुआ है? प्रवाल भित्तियों से हुआ है। प्रवाल भित्तियों का मतलब प्रवाल एक क्या होता है? प्रवाल जिसको अपन इंग्लिश में कोरल बोलते हैं, ये एक समुद्री जीव है और समुद्री जीव क्या करता है? लगातार जो है अपशिष्ट के रूप में चूने का, और चूंकि इनका शरीर भी क्या होता है? चूने से निर्मित होता है, तो लगातार वो जो जीव होते हैं एक श्रृंखला के रूप में रहते हैं, और जब ये श्रृंखला के रूप में रहते हैं तो ये जो जीव है सब मिलकर धीरे धीरे क्या करते हैं? समुद्री प्रदेश से जो है धीरे धीरे ऊपर की ओर ये वृद्धि करते हैं। तो लगातार वहाँ पर जो चूना होता है उसका जमाव होता जाता है, क्योंकि ये जो जीव होते हैं वो चूने को जो है अपशिष्ट के रूप में, या इनका जो शरीर होता है उसके अंदर ये जो कैल्शियम होता है उनकी मात्रा अधिक होती है, तो वो लगातार समुद्र के अंदर जमा होता रहता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो एक भित्ति बन जाती है, भित्तिनुमा आकृति बन जाती है, जिसे प्रवाल भित्ति के नाम से जाना जाता है। तो ये जो सभी द्वीप है वो इन्हीं प्रवालों के द्वारा निर्मित है, जिनमें लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है पूरा प्रवाल निर्मित द्वीपों का उदाहरण है। लक्षद्वीप, मिनिकॉय एवं अमीन सीवी अरब सागर के महत्वपूर्ण द्वीप है। तो ये जो द्वीप है लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन सीवी अरब सागर के महत्वपूर्ण द्वीप है। मैं आपको लक्षद्वीप की स्थिति बता देता हूँ, लक्षद्वीप कहाँ है। यहाँ पर आपका ये जो द्वीप दिख रहा है आपका लक्षद्वीप, अरब सागर के अंदर लक्षद्वीप, और ये जो पूर्वी भाग है इसमें आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह बे ऑफ बंगाल या बंगाली खाड़ी में स्थित है। जबकि ये जो भाग है लक्षद्वीप वो आपका पश्चिमी या अरब सागर के अंतर्गत स्थित है। तो इस प्रकार से उसके बाद में अपन ये जो द्वीप है उनमें इन द्वीपों पर नारियल के वृक्षों की अधिकता है। जो लक्षद्वीप है इनमें नारियल के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। मिनिकॉय लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। बंगाली खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया है। तो मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। इसमें आपको मैं मानचित्र के अंदर में बता देना चाहूँगा, ये जो द्वीप है इसके अंदर एक तो है 8 डिग्री चैनल, ये आपका है 8 डिग्री चैनल, जो है आपका मालदीव या नीचे की तरफ जो है दक्षिण की तरफ जो है मालदीव है। तो मालदीव से लेकर जो मिनिकॉय है ये उत्तर की ओर मिनिकॉय है, तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल स्थित है। इसी प्रकार से जो है आपका 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय, और ये जो आपका ऊपर में कवरत्ती जो दे रखा है, या फिर कह सकते हैं अपना ये जो चेरीपियाम जो द्वीप है इसके बीच में स्थित है। मिनिकॉय और चेरीपियाम या मिनिकॉय और कवरत्ती के बीच में 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री जो चैनल है वो इसके बीच में स्थित है। इसी प्रकार से जो है आपका जो द्वीप है उनमें ये कवरत्ती इसका सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये आपको जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। तो लक्षद्वीप का मिनिकॉय जो है आपका लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। बंगाली खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा भी कई द्वीपों का निर्माण किया है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप का निर्माण हुआ। हुगली नदी जो पश्चिम बंगाल कलकत्ता में है, वहाँ पर जो है 20 किलोमीटर लंबे एक सागरीय द्वीप का निर्माण हुआ है, जिसे गंगा सागर द्वीप के नाम से जाना जाता है। और हाल ही में यहाँ न्यू मूर नामक एक द्वीप का निर्माण हुआ है। यह भी जो है इन नदियों के डेल्टाई भाग में इनके अवसाद के जमाव के कारण इन द्वीपों का विकास हुआ है, और फिर इन द्वीपों के ऊपर जो है इनका काफ़ी अधिक महत्व है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जो है खेती वगैरह के लिए काफ़ी उपयुक्त होते हैं। उसके बाद में ये जो द्वीप है यहाँ पर गंगा सागर और न्यू मोरे द्वीप, इसकी स्थिति में बता देता हूँ आपको। गंगा सागर और न्यू मोरे ये जो द्वीप है ये आपके यहाँ पर जो गंगा नदी का जो डेल्टाई भाग है यहाँ पर इनका विकास हुआ है, गंगा सागर और न्यू मोरे द्वीपों का। तो ये जो द्वीप है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पम्बन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। नेल्लौर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है। ये जो पम्बन द्वीप है वो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। मन्नार की खाड़ी की जो लोकेशन है वो आपको मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ। ये मन्नार की खाड़ी, ये आपका पाक स्टेट गल्फ ऑफ मन्नार जो लिखा हुआ भाग है गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ पर पम्बन द्वीप स्थित है। तो वो भी एक प्रवाल निर्मित द्वीप है। इसके अलावा नेल्लौर के निकट श्रीहरिकोटा भी जो है प्रवाल निर्मित द्वीप है। जो श्रीहरिकोटा है जहाँ पर अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, जहाँ से बहुत अधिक मात्रा में
रॉकेट प्रक्षेपण किए जाते हैं। तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश है उनकी सीमा पर स्थित है। तो नेल्लौर के निकट श्रीहरिकोटा भी क्या है, प्रवाल से निर्मित द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे महत्वपूर्ण द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण द्वीप समूह है जो बंगाली खाड़ी में स्थित है। इसकी लोकेशन मैंने आपको बताई दी है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। यह वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है, हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है उसी का जो है दक्षिण पश्चिम, जैसे म्यांमार के अंदर आराकाम यामा, ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वही श्रेणियाँ जो है आगे बढ़ती हुई जो है जब बंगाल खाड़ी में जाती है तो उन्हीं श्रेणियों के जो शिखर है, क्योंकि श्रेणियाँ समुद्र के अंदर डूब गई है और उनके शिखर जो है एक द्वीप के रूप में परिवर्तित हो गए। तो इन पर्वत श्रेणियों के जो शिखर है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में बंगाली खाड़ी में फैले हुए या स्थित है। तो वो एक इन पर्वत श्रेणियों के डूबे हुए रूप या शिखर के रूप में जाने जाते हैं कि ये इनका जो विकास निर्माण हुआ है वो इन पर्वत श्रेणियों के डूबने से इनका निर्माण हुआ है। बंगाली खाड़ी में स्थित नारकोंडम और बेरन द्वीप ज्वालामुखी की क्रिया द्वारा उनका निर्माण हुआ है। तो बंगाली खाड़ी के अंदर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसमें दो द्वीप हैं, नारकोंडम और बेरन। ये जो द्वीप है इन दोनों ही द्वीपों का निर्माण जो हुआ है वो ज्वालामुखी क्रिया के कारण हुआ है। तो ज्वालामुखी उद्गार हुए हैं और वहाँ उन ज्वालामुखी उद्गार के कारण धीरे धीरे क्या हुआ है, द्वीप का निर्माण हो गया है। बड़ा निकोबार व बड़ा अंडमान क्रमशः निकोबार और अंडमान द्वीप समूह के सबसे बड़े द्वीप हैं। तो बड़ा अंडमान और बड़ा निकोबार, इसके अंदर मैं आपको मानचित्र में आपको बता देता हूँ। बड़ा अंडमान और बड़ा निकोबार, ये आपका ग्रेट निकोबार, ये सबसे बड़ा द्वीप है। और दूसरा आपका बड़ा अंडमान जो है आपका लिटिल अंडमान, ये आपका है साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान, ये नॉर्थ अंडमान। तो ये जो नॉर्थ अंडमान है ये कहलाता है बड़ा अंडमान। तो बड़ा अंडमान भी जो है इसका सबसे बड़ा द्वीप है। इसके अलावा मैं इस मानचित्र में आपको एक 10 डिग्री चैनल के बारे में बता देता हूँ। ये जो 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल, वो आपका स्थित है ये लिटिल अंडमान और आपका ये जो है कार निकोबार, इन दोनों के बीच में स्थित है। तो 10 डिग्री चैनल जो है आपके लिटिल अंडमान और जो है कार निकोबार दोनों को अलग करता है। उसके बाद में और नारकोंडम और जो बेरन द्वीप है वो भी ज्वालामुखी से निर्मित द्वीप है। कार निकोबार के दक्षिण में तिलानचोंग, चनुमता, टेरेसा, कोमोरटा, कुचाल, नान करोड़ी, त्रिंकेट द्वीप महत्वपूर्ण है। कार निकोबार के दक्षिण में ये सारे जो द्वीप है जिसमें तिलानचोंग, चुनमता, टेरेसा, कोमोरटा, कुचाल, नान करोड़ी, ये सारे द्वीप काफ़ी महत्वपूर्ण द्वीप है। इन द्वीपों के दक्षिण और में महान निकोबार के बीच एक छोटा निकोबार द्वीप स्थित है। यह महान निकोबार से सोमबोरोरो चैनल द्वारा अलग होता है। तो इन सब द्वीपों के दक्षिण में जो है महान निकोबार के बीच में एक छोटा निकोबार द्वीप स्थित है जो कि महान निकोबार से सोमबोरोरो चैनल द्वारा अलग होता है। भारत व श्रीलंका के बीच मन्नार खाड़ी में पामन द्वीप स्थित है। पामन द्वीप की स्थिति मैंने आपको बता दी है कि भारत और श्रीलंका के बीच में पामन द्वीप स्थित है जो आदम पुल को एक अंश माना जाता है। यह चट्टानी धरातल रखता है। यह तमिलनाडु के रामनाथ जिले में प्रायद्वीपीय धरातल का विस्तार मात्र है। डंकन पास छोटा अंडमान और बड़ा अंडमान को अलग करता है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि डंकन जो पास है वो छोटा अंडमान और इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। डंकन पास छोटा अंडमान और बड़ा अंडमान को अलग करता है। इसमें जो मानचित्र है इसमें मैं डंकन पास के बारे में बता देता हूँ आपको। छोटा अंडमान और ये आपका छोटा अंडमान और जो बड़ा अंडमान है उसको अलग करता है दक्कन पास। ये यहाँ पर आपका लिखा हुआ है दक्कन पास, ये दक्कन पास, ये दक्कन पास है जो ये लिटिल अंडमान और इसको अलग करता है, बड़े अंडमान को अलग करता है। तो दक्कन पास के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये दक्कन पास जो है आपका छोटे अंडमान और बड़ा अंडमान को अलग करता है। उसके बाद में अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है। निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी धूलिया रहे हैं, इसकी ऊंचाई 642 मीटर है। दोनों ही जो द्वीप समूह है इसमें अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैडल चोटी है जो और जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है। निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो धूलिया है।
तो इसकी ऊंचाई 642 मीटर है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप अरब सागर में द्वीपों की तुलना में अधिक बड़े और अधिक आबादी योग्य है। तो बंगाली खाड़ी के जो द्वीप है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी का लगातार निक्षेप हुआ, तो उसके कारण ये बड़े आबादी योग्य और इनका विकास अधिक हुआ है, तो इनका विस्तार भी अधिक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 30 मिनट इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो ग्रेट निकोबार के अंतर्गत भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु स्थित है, जो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। जबकि भारत का सबसे जो उत्तरी बिंदु है वो जम्मू कश्मीर में इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान व कार निकोबार के बीच स्थित है। इंटरव्यू द्वीप और एंडरसन द्वीपों का निर्माण चुना पत्थरों से हुआ है। यहाँ पर स्थित जो इंटरव्यू और एंडरसन जो द्वीप है, इनका निर्माण चुना पत्थर से हुआ है। तो मैंने आपको आज जो है जो समुद्र तटीय मैदान है या तटीय मैदान एवं जो द्वीप समूह है उसके बारे में एक सामान्य जानकारी दी है। हो सकता है ये जो जानकारी है वो आपके लिए काम आएगी। धन्यवाद।